हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम व्याकरण का एक अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं, एक टॉपिक आरंभ करने जा रहे हैं और यह टॉपिक लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में भी लगता है और हमारी कक्षा 10 में भी यह लगता है। विभिन्न क्लासेज में संबंधित ये टॉपिक है, छठी, सातवीं, आठवीं में भी यह आता है। तो इस टॉपिक को आरंभ करते हैं और हमारे टॉपिक का शीर्षक आज का, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, समास। समास क्या है, किस प्रकार से इसको पहचानते हैं, क्या परिभाषा है, कितने प्रकार हैं, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, सभी उदाहरण पढ़ेंगे और जानेंगे कि समास से संबंधित परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मुख्य रूप से अगर हम माने तो समास है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम, धन, आस। ये दो शब्द हैं जिनसे मिलकर के ये समास शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा रूप या पास बैठाना, पास बैठाना या संक्षिप्त करना, ठीक है। या शाब्दिक अर्थ में जैसा इस पीडीएफ रूप में दे रखा है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। तो एक ही बात है, संक्षिप्त करना, पास बैठाना। किसको पास बैठाना? दो पदों को या दो से अधिक पदों को। पद यानी शब्द बोल सकते हैं हम। दो जो शब्द हैं, दो जो पद हैं, उन पदों को या शब्दों को पास बैठाना, अर्थात उसके अंदर जो विभक्ति है उसका लोप करके उनको एक सामासिक शब्द बना देना, ये समास का कार्य है, ठीक। और समास विग्रह क्या है? समास विग्रह इसका उल्टा है। उन दो शब्दों के बीच जो विभक्ति लोप हुई है उस विभक्ति को ले आना समास विग्रह कहलाता। अर्थात इन दो पदों को अलग अलग कर देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है, ठीक। तो ये हमने जाना कि समास शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम, धन, आस, जिसका अर्थ होता है संक्षेप करना। पास बैठाना, किसका संक्षेप करना? दो पदों का संक्षेप करना, या उन दो पदों को पास पास बैठाना, उनके अंदर की विभक्ति का लोप करके उसका छोटा रूप लिख देना, ठीक है। ये तो कहलाता है समास। और समास विग्रह क्या कहलाता है? उन दो पदों को अलग अलग करके लिखना, विभक्ति लगा करके लिखना, ये समास विग्रह कहलाता है, ठीक। अगर हम जाने तो समास का विलोम शब्द क्या होता है, एक सामान्य जानकारी है। तो समास का विलोम शब्द होता है व्यास। व्यास यानी फैलाना, फैला करके लिखना, और समास यानी छोटा रूप करके लिखना। और व्यास की अगर संधि विच्छेद करे तो यण संधि हो जाएगी, वि धन आस, व्यास। तो ये प्रारंभिक जानकारी हमने ली। परिभाषा के रूप में अगर हम जाने तो ये यहाँ तक हम जान चुके थे कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ छोटा रूप होता है। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके छोटा रूप बनाते हैं उसे हम समास कहते हैं, ठीक। और जो जगत प्रसिद्ध परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये भी हम परिभाषा लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द अपने पद की विभक्तियों का लोप करके छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं, या फिर समस्त पद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो शब्द होते हैं, दो पद होते हैं, जैसे ये और ई, ठीक। जैसे रसोई घर, ठीक है। और या फिर हमारा एक और शब्द ले लेते हैं, विद्या, विद्यालय। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विद्या का, सॉरी, विद्या के लिए आलय।
तो इसमें दो शब्द थे, एक तो था आलय और एक था विद्या। तो यहाँ एक शब्द, यहाँ एक शब्द, इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। तो इनको पद भी बोलते हैं, शब्द भी बोलते हैं। इसको हम पूर्व पद बोलते हैं, ठीक। इसको हम उत्तर पद बोलते हैं, यानी बाद वाला पद, और ये पहले वाला पद। इसको हम प्रथम पद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूर्व पद को प्रथम पद, और इसको हम द्वितीय पद बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये दो पद होंगे इसमें, पहला पद, दूसरा पद, या पूर्व पद या उत्तर पद। ये शब्द हमारे बार बार काम आएंगे, इसलिए इसकी जानकारी दी जा रही है, ठीक। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक। जैसे रसोई के लिए घर, शब्दों में के लिए जो है वो विभक्ति है, उसका अगर लोप करें तो नया शब्द बनेगा रसोई घर, जो एक क्या है? सामासिक शब्द है। ये एक क्या है? सामासिक पद। और ये क्या है? ये समास विग्रह है। ये क्या है? समास विग्रह है, ठीक। कभी भी रसोई घर का रसोई का घर मत करना, रसोई के लिए घर करना। रसोई होती है व्यंजन, व्यंजन या भोजन, ठीक है। भोजन बनाने के लिए जो घर होता है उसे रसोई घर कहते हैं। अब आगे वही बात दी गई है कि किसी भी समस्त पद या सामासिक शब्द, जो समस्त पद आया है, उसको उसके विभिन्न पदों का विभक्ति सहित पृथक कर देना, अलग अलग कर देना, उस क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह कैसे कहते हैं? जो सामासिक पद है उसको विभक्ति सहित अलग अलग करके लिखना, पृथक पृथक करके लिखना, ये कहलाता है समास विग्रह। और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को विभक्ति हटा करके जो मिलाप करते हैं उसे हम समास कहेंगे। जैसे विद्यालय का करते हैं विद्या के लिए आलय, और माता पिता का करते हैं माता और पिता। तो ये जो विभक्ति लगा करके अलग अलग करके शब्दों को लिखा है, विद्या के लिए आलय और माता और पिता, ये कहलाता है समास विग्रह। अब बात आती है समास के प्रकारों। समास के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, समास के मुख्य रूप से अगर पूछे तो कितने प्रकार होते हैं? 4। और अगर हम कहें कुल कितने प्रकार होते हैं तो 6 प्रकार होते हैं। कैसे? इसको हम जान लेते हैं। जहां इसमें दिए हैं कि समास के 6 प्रकार होते हैं, तो कुल 6 प्रकार ही होते हैं। पहला होता है अव्यय भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, और चौथा होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, कहीं कहीं व्रीहि लिखा होता है और कहीं कहीं व्रीहि लिखा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो ये जो 4 समास हैं, तो ये दो कहां से आए? द्विगु और कर्मधारी, ये तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। द्विगु समास, द्विगु तत्पुरुष कहीं कहीं मिलता है लिखा हुआ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। द्विगु तत्पुरुष बोल दो, या कर्म धारय तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के जब 2 भेद कर लेते हैं तो कुल रूप में इसको हम क्या पढ़ते हैं? 6 भेद पढ़ते हैं। हम भी कितने पढ़ेंगे? 6 भेद ही पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के 2 भेद, द्विगु और कर्मधारी, ठीक। यहां पर 5 के बाद फिर से 5 लिखा गया है, तो ये कोई लिखने की गलती है, ये 6ठा भेद, ठीक है। तो 6 भेद हो गए हैं पढ़े। तो सबसे पहले हम पहला भेद जान लेते हैं, और इसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। कभी भी आप समास विग्रह और समास पहचानने में गलती नहीं करो। अव्यय भाव समास, अव्यय का भाव देने वाला, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अव्यय भाव, तो अव्यय का भाव प्रकट करने वाला समास, मतलब इसमें अव्यय शब्द होंगे। अव्यय शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो अव्यय भाव समास में प्रायः क्या होता है भाई? एक इसकी निश्चित परिभाषा अगर बनाए तो बड़ी लंबी परिभाषा हो जाएगी। अगर हम बोले कि जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो, ठीक, प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो, या पहला पद क्या हो? अव्यय हो, या फिर समस्त पद क्या दे? अव्यय का भाव दे, और कहीं कहीं शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वहां अव्यय भाव समास होता है। इतनी लंबी परिभाषा बनेगी। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है, तथा एक ही शब्द की आवृत्ति होती है,
उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये इसकी होगी परिभाषा। आराम से जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख सकते हो। लेकिन अगर इसको अच्छे से समझना है तो हम इस प्रकार से समझेंगे। परिभाषा कभी पूछते भी नहीं है, बहुत कम पूछते हैं। लक्षण जरूर पूछते हैं। लक्षण में इस प्रकार से हम लिख भी सकते हैं कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, प्रायः इस समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान। क्यों? क्योंकि पहला पद अव्यय होता है। पहला पद पूरा पद अव्यय होता है। कभी कभी पहला पद अव्यय होता है, कभी कभी समस्त पद भी क्या होता है, अव्यय होता है। ये शब्दों का भंडार है। कभी कभी पहला पद अव्यय होगा, कभी पूरा पद अव्यय होगा। अब अव्यय क्या होता है ये आपने पढ़ लिए हैं। वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते। जैसे शब्द आता है धीरे धीरे, तो राम धीरे धीरे दौड़ता है, तो राम की जगह सीता रख देंगे तो दौड़ता शब्द क्या हो जाएगा, दौड़ती हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हमेशा वही रहेगा, लिंग में भी वचन भी। राम की जगह वे कर दें, वे धीरे धीरे दौड़ते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना रूप कभी भी नहीं बदलते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। तेज कर लो तो तेज शब्द भी अव्यय है, धीरे धीरे भी अव्यय। ठीक, तो इसमें पहला पद अव्यय हो सकता है, समस्त पद भी अव्यय हो सकता है। कभी कभी यदि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, जैसे अभी हुआ धीरे धीरे शब्द आया, एक ही शब्द क्या आ गया, दोबारा आ गया, मतलब सेम शब्द दोबारा आ जाएगा तो अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन उस शब्द के विपरीत कोई शब्द आ जाएगा तो वो द्विगु समास होगा। ये थोड़ा सा अंतर करके हमेशा चल। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर के अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, जैसे धीरे धीरे शब्द अव्यय बनकर के प्रयुक्त हुआ था, तो उसमें भी अव्यय भाव समास होता। ठीक, अब लास्ट क्या है, पहचानने का तरीका। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्यय भाव समास होते हैं। बे उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है, ऐसे शब्द जो होते हैं जिनमें उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कु सु ये उपसर्ग नहीं आते, ये आते हैं कर्मधारय समास में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी उपसर्ग आएंगे, कुछ शब्द आएंगे जिनमें उपसर्ग लगे होंगे, वो संस्कृत के उपसर्ग युक्त शब्द अव्ययी भाव समास में होते। तो ये अव्ययी भाव समास है, इसको जाने। पहला पद प्रधान, पहला पद अव्यय या समस्त पद भी अव्यय, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, ये ध्यान रखें, एक ही शब्द सेम शब्द की पुनरावृत्ति होगी, और संस्कृत के कुछ उपसर्ग युक्त शब्द भी इसमें आए। ठीक, उदाहरण ले लेते हैं। सबसे ज्यादा काम उदाहरणों का ही है। दे दिया जाए परीक्षा में कि यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह करके लक्षण बताएं, कारण बताएं या परिभाषा दें, तो क्या देंगे? सबसे पहले विग्रह करेंगे शक्ति, यथा, यथा शक्ति। यथाशक्ति शब्द को अगर हम अपने मन में विचार करें तो क्या मतलब होता? मैंने यथाशक्ति प्रयास किया, जितनी शक्ति हो सके, या शक्ति के अनुसार, ये भी विग्रह कर सकते हैं, या जितनी शक्ति हो ये भी विग्रह कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, शक्ति के अनुसार या जितनी शक्ति हो। ठीक है, और इसमें जब हम लक्षण लिखें या परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे? जिस शब्द में पहला पद प्रधान हो या समस्त पद अव्यय हो, ठीक, वहां अव्ययभाव समास होता है। या पूरी परिभाषा लिख सकते हैं, जहां पहला पद प्रधान हो, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, ठीक है, और समस्त पद अव्यय का भाव दे, वहां अव्ययभाव समास होता है। इस प्रकार की हम परिभाषा लिख सकते हैं। इसी प्रकार यथाशक्ति जैसा ही है, यथाशीघ्र, तो जितना शीघ्र हो, तो मैंने बताया कि यथाशक्ति का शक्ति के अनुसार भी लिख सकते हैं, और जितनी शक्ति हो ये भी लिख सकते हैं, जितनी शक्ति हो ये भी हम लिख सकते हैं। जैसा इसमें लिखा यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, या शीघ्रता के साथ, ये भी हम लिख सकते हैं। इसमें शीघ्रता के साथ भी लिख सकते हैं। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, विग्रह दिए हुए बहुत अच्छे तरीके से। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, ऐसे जो आएंगे उसको आप ध्यान में रखना। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। यथा धन, इच्छा है, इसका संधि कर दिया तो यथेच्छा शब्द बन गया। तो था तो शब्द यथा जोड़ इच्छा ही था ना, तो इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन,
प्रति उपसर्ग आ गया, देखो ये प्रति शब्द इसमें आएंगे, प्रति उपसर्ग वाले इसमें जरूर जरूर आएंगे। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर दिन, तीनों प्रकार से इसके विग्रह हो सकते हैं, तीनों से ही माने जाएंगे, ध्यान रखें प्रतिदिन का। इसी प्रकार प्रत्येक, प्रत्येक को मतलब हम जानते हैं प्रत्येक आदमी मतलब हर एक आदमी, एक एक आदमी, प्रत्येक एक आदमी, प्रति एक आदमी, तीनों विग्रह होंगे। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे, अक्षी क्या होती है? आंख, आंख को अक्षी बोलते हैं, तो अक्षी के आगे, आंखों के आगे उसे तो बोलते हैं प्रत्यक्ष। और इसका विग्रह करें, सॉरी संधि विच्छेद करें तो प्रतिधन अक्षी तो होता है, तो प्रति उपसर्ग आ गया ना, फिर से इसमें भी प्रति, इसमें भी प्रति, ठीक। तो अक्षी के आगे समास विग्रह हो जाएगा प्रत्यक्ष का। इसी प्रकार जो हमने पढ़ा था कि एक शब्द की पुनरावृत्ति होगी, घर घर, अगर घर के सामने बाहर हो तो द्वंद्व में चला जाएगा, घर और बाहर। लेकिन सेम शब्द, समान शब्द सामने आ जाएंगे तो किस में आ जाएंगे? समान शब्द आएंगे तो वो अव्ययीभाव समास में आ जाएंगे। घर घर, घर घर गया मैं, प्रत्येक घर गए, हर घर गया, ठीक, किसी भी घर को न छोड़कर। तो ये तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इन दोनों में से कोई भी एक विग्रह कर दोगे तो उत्तर गलत नहीं होगा। इसी प्रकार हाथों हाथ, मेरे आम तो हाथों हाथ बिक गए, हाथों हाथ का होगा एक हाथ से दूसरे हाथ तक या हाथ ही हाथ में, ये याद रखें, छोटा सा है, आसान है। एक शब्द दोबारा आ रहा है, रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, ठीक बीच, ठीक बीच में, बीचों बीच को ही तो बोलते हैं ना, ठीक बीच में, साफ साफ, साफ के साथ बाद साफ या बिल्कुल साफ, ये कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। तो इनमें से इजी सुने और इजी तरीके से करें जिससे आपके अधिकतम उत्तर सही हो, ठीक। आमरण, अब देखो आ गया, आ उपसर्ग आ गया ना, मरने तक, मरण पर्यंत, ये शब्द भी आ जाए तो भी हम इसका क्या करेंगे? मरने तक। ये भी समास विग्रह में पूछ लेते हैं, मरण पर्यंत का समास विग्रह करो तो मरने तक, ये याद रखें। आ समुद्र, समुद्र पर्यंत, भर पेट, पेट भरकर, मैंने भरपेट नाश्ता किया यानी पेट को भर करके। अनुकूल, जैसा कूल है वैसा। याव जीवन, जीवन पर्यंत, जीवन भर भी कर सकते हैं, याव जीवन को हम क्या कर सकते हैं? जीवन भर भी कर सकते हैं। निर्विवाद, बिना विवाद के फैसला दे दिया, निर्विवाद फैसला। दर असल, असल में, दर हकीकत, हकीकत में, सभी इसमें आएंगे। बाकायदा, कायदे के अनुसार, कुछ उर्दू के शब्द भी इसमें आए हैं, इसको भी आप ध्यान रखें। तो इनको लिखें, याद करें नोटबुक में बार बार लिख करके, तभी ये समझ में आएंगे। जितना आप विग्रह करोगे, इन शब्दों से जुड़ोगे, तभी आपको समझ में आएंगे और हमेशा याद रहेंगे, कभी भी गलत नहीं होंगे। ये आप जरूर जरूर ध्यान रखें। अगला हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट, इसी को पूछते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, उसमें प्रथम पद था और इसमें द्वितीय पद, जिसको हमने उत्तर पद बोला था उसको पर पद भी बोलते हैं, ठीक है। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है, दूसरे पद के अनुसार ही विभक्ति आती है, ठीक है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन, जो विभक्तियां हैं या कारक हैं, हमारे हिंदी में कारक चलते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, संबंध, अधिकरण और हाँ संबोधन, हो गए 8 के 8 कारक। इनमें, इन कारकों में कर्ता कारक को छोड़ दो और संबोधन कारक को, यानी पहला कारक, प्रथम विभक्ति और लास्ट वाली विभक्ति, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सभी विभक्तियों का इसमें प्रयोग किया जाएगा विग्रह करते समय। इसका विग्रह करने पर, क्या करने पर? विग्रह करने पर संबोधन और कर्ता विभक्तियों यानी ने, हे, अरे, ओ, इसके अतिरिक्त सभी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है और विभक्ति के अनुसार ही इनके क्या हो जाते हैं? उपभेद भी हो जाते हैं। तो इसके उपभेद किसके अनुसार होते हैं? विभक्तियों के अनुसार होते हैं। मतलब जिसमें विग्रह करते समय कर्म कारक की विभक्ति आ जाए, कर्म कारक की विभक्ति जैसे को होती है वो आ जाए तो कर्म तत्पुरुष समास, करण की आ जाए तो करण तत्पुरुष समास, ठीक है।
संप्रदान की विभक्ति आ जाए तो संप्रदान तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से इस समास के हम उपभेद मान सकते हैं कितने? 6, क्योंकि 8 कारक होते हैं। तो कर्ता को छोड़ दिया, संबोधन को छोड़ दिया, तो कितने कारक हो गए? बचे 6 कारक बचे। उसमें कर्म तत्पुरुष, ठीक है, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार से इसके क्या हो गए? 6 उपभेद हो गए। इन 6 उपभेदों को ही ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं और उसी के अनुसार हमें विग्रह करना है, कारक पहचानना है, तो हमारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। तो इसी के अनुसार चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप ये न समझे कि सर वो जो भेद बताए थे कौन से? कर्मधारय समास और द्विगु समास वाले। एक था द्विगु समास और एक कर्मधारय वाला समास। वो उसके भेद हैं, अलग से चलते हैं, जिसको हमने कुल भेद में ले लिया है। और ये जो हमारे होंगे ये तत्पुरुष समास के उपभेद होंगे जो कारकों के अनुसार आते हैं। तो चलिए सबसे पहले तत्पुरुष समास में ही कर्म तत्पुरुष समास को जान लेते हैं। मतलब इसमें ही आपको ये ध्यान रखना है कि विग्रह करते समय अगर कारक चिन्ह आते हैं तो तत्पुरुष समास होगा। कारक चिन्ह आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे। विभक्ति करते समय कर्ता और संबोधन को छोड़ करके सभी कारकों की विभक्तियां या कारक चिन्ह आएंगे, वो तत्पुरुष समास होगा। जैसे कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, तो को क्या है? कर्म कारक चिन्ह है, कर्म कारक की विभक्ति है, तो इसमें हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में विभक्ति करने पर ही पता चल जाएगा कि ये तत्पुरुष समास है। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो को कारक चिन्ह आ रहा है। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। सभी में को जरूर आ रहा है और पता चल रहा है कि ये कर्म कारक का कारक चिन्ह है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष में कौन सा? उसका उपभेद कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट इसी प्रकार के करण तत्पुरुष समास के भी कुछ भेद ले लेते हैं। उसके जो विग्रह होते हैं या विभक्ति चिन्ह होती है वो होती है से, करण से या के द्वारा, दोनों का प्रयोग होता है। शरण या से या द्वारा, के द्वारा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ये भी कर सकते हैं। या ईश्वर से प्रदत्त, ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त भी बोल सकते हैं या ईश्वर से प्रदत्त भी बोल सकते हैं। इस से की जगह के द्वारा का प्रयोग भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। हस्तलिखित, हस्त से या हाथ से लिखित। तुलसी कृत या तुलसी रचित, तुलसी द्वारा कृत या रचित, एक ही बात है। दयाद्र, दया से आर्द्र या दया द्वारा आर्द्र, ठीक। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, हो गया। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विग्रह होता है। जो कारक चिन्ह होता है संप्रदान का वो के लिए होता है, ये तो बिल्कुल इजी है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आगे आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। अगर यहां पर पशु बलि कर दे, तो पशु बलि कर दें तो क्या होगा? तो विग्रह चेंज हो जाएगा। समास तो तत्पुरुष ही रहेगा, इसका विग्रह हो जाएगा पशु की बलि। और समास कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि संबंध कारक में आता है का के की। तो ये ध्यान रखें, बलि पशु है तो बलि के लिए पशु, और पशु बलि है तो पशु की बलि, ये जरूर विग्रह में अंतर आ जाएगा। इसी प्रकार जो हमने विद्यालय, विद्या के लिए आलय, संप्रदान तत्पुरुष। रसोई घर, रसोई के लिए घर, वो भी क्या थे? संप्रदान तत्पुरुष के ही भेद थे जो शुरुआत में हमने देखे थे। अब आता है अपादान तत्पुरुष, ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
इसको हम कारकों में भी इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं और तत्पुरुष में भी, समास में भी इसको महत्वपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। क्यों? कि उसमें इसमें विग्रह, अलग होने का भाव होगा। से कारक चिन्ह किस में आया? करण कारक में भी आया। से किस में आएगा? अपादान में भी आएगा। लेकिन यहां पर चीजें क्या होंगी? पृथक होंगी। पृथक कब होंगी? कब होंगी? पृथक होंगी डर के कारण, जिसे हम भय बोल सकते हैं। ठीक है, तुलना के कारण, किसी की तुलना करना, पैदा होना, या किसी भी भाव से अलग होने का जहां पर ही होगा कार्य, वहां अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से अलग हो गया तो अपादान। पदच्युत, पद से अलग हो गया, पद मुक्त हो जाना ही पदच्युत कहलाता है। मार्ग भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, सब इसी में आएंगे। मार्ग से भ्रष्ट, अलग हो गया। धर्म विमुख, धर्म से अलग हो गया। देश निकाला, देश से निकाला। ठीक है, ये सभी क्या आएंगे? इसी में आएंगे। जैसे आ जाता है भयभीत, भयभीत, भय से भीत, यानी भय से डर गया, वो भीत हो गया, दीवार की तरह स्थिर हो गया, वो भी आएंगे अपादान में। ठीक, अब आता है संबंध तत्पुरुष का, के, की। मंत्री परिषद। अब आप देखो, सामासिक चिन्ह का मतलब ये नहीं है बीच बीच में चिन्ह आ रहे हैं, ध्यान मग्न में चिन्ह आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि द्वंद्व में आएंगे, नहीं, इसमें भी आते हैं। विग्रह करने पर ही पता चलेगा कि द्वंद्व है या संबंध तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष है। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, काके की होता है ना कारक चिन्ह, वही आएगा विग्रह करने पर। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित, राम का चरित। ठीक है, सभी में का, के, की। यहां पर एक और शब्द मैं बताना चाहूंगा। जैसे आता है शब्द कन्यादान, कन्यादान। इसका हम ये विग्रह कर लेते हैं कन्या के लिए दान, जबकि ये नहीं होगा। हमारी परंपरा के अनुसार कन्या का क्या होता है? दान होता है। कन्यादान की जो परंपरा चलती है, पंडित जी कराते हैं कि कन्या का दान कीजिए, कन्यादान के लिए आगे आइए, तो इसका विग्रह भी क्या होता है? कन्या का दान होता है। इसको याद रखिए, कभी कभार पूछ लेते हैं तो हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष, में, पे, पर। अधिकरण तत्पुरुष यानी अधिकरण कारक के कारक चिन्ह इसमें आएगा, में और पर। ये पे कभी कभार नहीं भी आता है। ठीक, तो जान लेते हैं इसके कुछ उदाहरण। वनवास, वन में वास। वनवासी, वन का वासी। देखो एक ही शब्द में थोड़ा सा अंतर कर दे, वनवास का वनवासी किया था हमने, तो समास तो वही रहा तत्पुरुष, लेकिन इसके उपभेदों में चेंज आ गया। वनवास का संबंध तत्पुरुष हो गया था, वन का वासी। वन गमन, वन को गमन, ऐसे होता है। ठीक है, तो वनवास का होगा वन में वास, वनवासी का होगा वन का वासी, वन गमन का होगा वन को गमन। तो कारकों में चेंज आने पर उपभेद में अंतर आ जाएगा तत्पुरुष समास की। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा मैं जो समझा रहा हूं, शायद मैं अनुभव कर पा रहा हूं। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घुड़ यानी घोड़े पर सवार, तो में पर यही आ रहा है। घृतान्न, घी में पका अन्न। ठीक, ये थोड़ा सा विवादित भी हो सकता है, ये थोड़ा सा विवादित भी हो सकता है, कर्मधारय के अंतर्गत भी अगर ये आ सकता है तो इसको थोड़ा सा अलग करके चलें, इस पर चर्चा करेंगे बाद में। कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। पुंगव को क्या कहते हैं? श्रेष्ठ कहते हैं। पुंगव यानी श्रेष्ठ, तो कवियों में श्रेष्ठ, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, आज की हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है, आधा घंटा हो चुका है। ज़्यादा लंबी क्लास ना हो, अच्छे से इनको समझें, तो हम इसके 2 पार्ट बनाएंगे। अगले पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे समास को। मैं समझता हूँ आपको ये जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसको याद करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो उदाहरण हैं उनके आप विग्रह करें और समझें कि ये किस प्रकार से विग्रह होते हैं और कैसे समास पहचाने
जाते हैं। एग्जाम में लगभग समास दिया जाता है और उसका क्या करवाया जाता है, विग्रह करवाया जाता है और परिभाषा या लक्षण पूछा जाता है और इसी प्रकार से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।